हे एवरीबॉडी, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। तो आज हम लोग बेसिकली पॉलीकैब इंडिया के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो पॉलीकैब इंडिया, मैं इसका थोड़ा बहुत फंडामेंटल या फिनेंशियल पार्ट को थोड़ा बहुत ब्रीफ रखूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिला यहाँ पे। बट स्टिल मेरा फोकस ज़्यादा, मेरा ओरिएंटेशन इसके टेक्निकल के साइड पे रहने वाला है। मैं आपका टेक्निकल चार्ट पैटर्न एनालाइज करूँगा और बताऊँगा कि मुझे ये बहुत ही एक बेहतरीन टेक्निकल चार्ट पैटर्न बनता हुआ इसमें दिख रहा है। एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग ऑफ कोर्स दिस वीडियो फॉर यू, ताकि आप इसमें एक अच्छे पोजीशन ले सकें और अपने एंट्री और एग्जिट का ध्यान रखते हुए इसमें आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर सकें स्विंग ट्रेडिंग के लिए, या लॉन्ग टर्म भी आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बट स्टिल ये स्विंग ट्रेड के लिए मैं ज़्यादा प्रेफरेबली ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। तो पॉलीकैब इंडिया इज लीडिंग मैन्युफैक्चर ऑफ केबल एंड वायर्स एंड अलाइड प्रोडक्ट्स सच एज यूपीवीसी कनेक्टर, आप सबको पता है। 22 सबसे बड़ी बात है इनके मैनेजमेंट की इफ़िशियंसी जो है ना काफ़ी अच्छी है और इनके एक्सपेंशन की ओर बहुत अच्छी तरीके से ये लोग ध्यान दे रहे हैं। दैट्स वाई कंपनी की जो ग्रोथ पोटेंशियल है उस पर बिल्कुल भी डाउट नहीं होता है। 20% मार्केट शेयर जो लास्ट ईयर था, अभी उन्होंने अपना मार्केट शेयर, मैं ये ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे उनका बढ़ करके 22% का मार्केट शेयर, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। एंड इनका सेल्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, बट अपना जो ये ओरिएंटेशन है ये ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ ज़्यादा रख रहे हैं। अनऑर्गेनाइज में भी ऑफकोर्स हैं ये, बट ऑर्गेनाइज की तरफ ज़्यादा रख रहे हैं। तो चलिए थोड़ा बहुत फिनेंशियल ओवरव्यू देखते हैं। 38,200 करोड़ इज द मार्केट कैप ऑफ द कंपनी एंड विच मेक्स इट अ मिड कैप। तो स्टिल इट इज़ अ मिड कैप कंपनी। एंड स्टॉक पी की बात करते हैं तो डैट इज़ 46.8, लिटिल बिट ऑन अ हायर साइड, क्योंकि यहाँ पे 46.8 का थोड़ा सा प्रीमियम हमें पे करता हुआ देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक प्राइस ने मूवमेंट दिखाई है। लास्ट ईयर से देखें तो बहुत ही बढ़िया मूवमेंट दिखाई है, बट स्टिल अभी इसमें अच्छी खासी मूवमेंट आनी बाकी है। ऑफ कोर्स वो अगर मार्केट प्रेशर की वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है तो वो यहाँ पे एक रीजनेबल प्रॉब्लम होगा, लेकिन स्टिल आप थोड़ा सा इसमें अगर पेशेंटली होल्ड करें तो आपको इसमें अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। ROCE, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि जितना भी कैपिटल कंपनी में इन्फ्यूज़ किया जाता है कंपनी के ऑपरेशंस के लिए, उस हिसाब से रिटर्न कितना आता है। तो कंपनी को 24.3 का इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 20% से प्लस है। दैट इज़ एन अमेजिंग थिंग किसी भी कंपनी के लिए, वो चाहे हो। ऑफ कोर्स फिनेंशियल सेक्टर की बात अगर हम छोड़ देते हैं, बैंक्स वगैरह की बात छोड़ देते हैं, तो उसके बाद अगर हम लास्ट 3 साल के अगर मीडियन सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो 9.65 एवरेज है, बहुत बढ़िया मैं नहीं कहूँगा। उसके बाद ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, 20.1% का रिटर्न ऑन इक्विटी इन्वेस्टर को अपने पैसे पे मिला है। दैट इज अगेन इज़ अ ग्रेट थिंग। EV EBITDA की बात करते हैं तो 28.3 का बहुत ही बेहतरीन नहीं। EV EBITDA का मतलब होता है इंटरप्राइज वैल्यू बाय EBITDA, मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिशिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। तो EV EBITDA वैल्यू जितना ही कम रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपको नीचे में जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसमें आपका EBITDA का वैल्यू होता है, और EBITDA दैट इज़ सिंपली आप अर्निंग से समझ सकते हैं, जो भी मतलब टैक्स वैक्स देने से पहले जो अर्निंग होती है। तो अर्निंग जितनी ज़्यादा होगी इंटरप्राइज वैल्यू के सामने, हालांकि इंटरप्राइज वैल्यू काफ़ी बड़ी हो गई है, ऑफकोर्स इसका मार्केट शेयर इतना बढ़ गया है, प्राइस बढ़ गया है, कैपिटलाइजेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो इस वजह से एंटरप्राइज वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो उस हिसाब से EBITDA की वैल्यू उस कंपैरिजन में कम है, इसलिए EV EBITDA की वैल्यू ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है। जितना ही कम होता है EV EBITDA, वो अगेन एक अच्छी वैल्यूएशन हम उसे कंसीडर करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग जो बेसिक चीज़ें देखें, अगर इंडस्ट्री की PE की बात करते हैं तो इंडस्ट्री का PE यहाँ पे 33.1 का है, तो उससे बहुत ज़्यादा PE ट्रेड नहीं करा, बट स्टिल यहाँ पे आपको 46.8 का आपको इसका PE देखने को मिलता है। तो इस हिसाब, इस प्राइस पॉइंट से अगर देखें तो थोड़ा सा कंपनी ओवर वैल्यू दिखता है हमें यहाँ पे। तो इन्वेस्टमेंट के लिए इसलिए दैट्स वाई मेरा सजेशन नहीं रहेगा इसमें कि आप अपने इन्वेस्ट, हाँ अगर स्टॉक अच्छे खासे करेक्शंस दिखाता है तो आप इसमें ऑफ कोर्स अपने एक पोजीशन बना सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं इसके थोड़े बहुत इसके रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट्स, अगर बॉटम लाइन की बात करते हैं तो बॉटम लाइन इज़ अराउंड नेट प्रॉफिट्स की अगर बात कर लेते हैं तो इस क्वार्टर का अच्छा रिजल्ट इन्होंने पोस्ट किया है, 198 करोड़ का पोस्ट किया है। उसके बाद कंसिस्टेंट है इनके क्वार्टरली रिजल्ट। पिछले क्वार्टर में खराब रिजल्ट आए थे थोड़े से, 74 करोड़ का, उसके पीछे कुछ कॉज था, वो मैं अभी बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा इसके। यहाँ पे लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस मार्च 2014 से अगर हम लोग यहाँ पे अभी 7 साल होने को आए हैं और इनका 4,000 करोड़ से बढ़ करके 10,000 करोड़ हो गया है। बहुत ज़्यादा, मैंने बताया मीडियन सेल्स ग्रोथ इनका ऑलमोस्ट 9% का है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है। बट मार्जिन्स की बात करते हैं तो मार्जिन्स के ऊपर कंपनी ने, इसलिए मैंने मैनेजमेंट की इफिशिएंसी की बात की कि मैनेजमेंट की इफिशिएंसी यही दिखती है कि मार्जिन्स को कैसे यहाँ पे बढ़ाया गया है। कंपनी के 8% से बढ़ करके अभी
13% ऑलमोस्ट था इस, अगर ये शायद ट्रेलिंग 12 मंथ का दिखा रहा है, हाँ ट्रेलिंग 12 मंथ का यहाँ पे 11% का मार्जिन है, बट उससे पहले आप 12-13% का मार्जिन पे कंपनी काम कर रही थी। दैट इज़ अ ग्रेट थिंग, इस पे काम कर रही है कंपनी अगर तो उस हिसाब से क्या होता है उसके बॉटम लाइन, दैट इज़ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट पे हमें देखने को मिलता है कि वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं। तो नेट प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ लाइक देखते हैं, अगर हम लोग 90 करोड़ से बढ़ करके डायरेक्टली यहाँ पे 816 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट समझे तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है ना सीधा सीधा 10 गुना होता हुआ दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं जो 4000 करोड़ से बढ़ करके सेल्स, सॉरी 4000 करोड़ से बढ़ करके सेल्स इनकी 10,000 11,000 करोड़ हुई है। बहुत ज़्यादा वहाँ पे 2-2.5% का मूवमेंट, मतलब 2-2.5 गुना हुआ है जो सेल्स। वहीं पे आपको बॉटम लाइन दैट इज़ नेट प्रॉफिट आपका बढ़ करके सीधा सीधा ऑलमोस्ट 10 गुना हो गया है। तो यहीं पे इफ़िशियंसी पता चलती है कंपनी की कि बहुत ज़्यादा सेल्स में, रेवेन्यू में ग्रोथ ना होने के बावजूद भी, हालांकि वो बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, बिल्कुल होता है किसी भी कंपनी के लिए, सेल्स कंसिस्टेंट होनी चाहिए, बट स्टिल अर्निंग्स इज़ अ मेजर पार्ट। तो अर्निंग्स यहाँ पे, अर्निंग्स की कंपनी पे बिल्कुल फोकस है, और मैनेजमेंट की इफिशिएंसी की मैं इसलिए बात कर रहा था आपके सामने। तो उसके बाद अगर हम लोग बैलेंस शीट देखते हैं तो बैलेंस शीट मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं लगी, बिल्कुल क्लीन बैलेंस शीट है इनकी। प्रोमोटर का रिजर्व्स पिछले 6-7 साल में 1400 करोड़ से बढ़ करके 4740 करोड़ का इनका हो गया है। वहीं पे अगर हम लोग बोरोइंग्स की बात करते हैं तो 247 का बोरोइंग 7 करोड़ का बोरोइंग्स है। 4700 करोड़ का जहाँ पे रिजर्व्स है, वहीं पे 247 करोड़ का बोरिंग, कुछ भी नहीं है ये। तो ये जो कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है उस वजह से डेट लिया जाता है। लेकिन डेट लेकर के अगर हम लोग बात करते हैं कंपनी कर क्या रही है, तो उस हिसाब से अगर देखें तो CWIP आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। CWIP दैट इज़ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इनका देखें तो यहाँ पे 99 करोड़ से बढ़कर के अभी स्टिल कंपनी ने फिर कुछ, मतलब कुछ काम चल रहा हो कंपनी का एक्सपेंशन के लिए, 142 करोड़ का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। फिक्स एसेट्स पे लगातार कंपनी का ध्यान है। पिछले अगर हम लोग फिनेंशियल की बात करते हैं तो लगातार 22 करोड़ से बढ़ करके सीधा सीधा फिक्स एसेट में इन लोगों का इन्वेस्टमेंट 1870 करोड़ 18-19 करोड़ का हो गया है। तो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग, कंपनी एक्सपेंशन पे ध्यान दे रही है। उसके बाद अगर एक मेजर चीज़ देखते हैं प्रोमोटर के शेयर होल्डिंग्स, तो शेयर होल्डिंग्स स्टेबल है, थोड़े बहुत स्टेक्स थोड़े बहुत बेचे गए हैं, बट स्टिल दैट इज़ नॉट अ कंसर्न, बिकॉज FII और DIS के हाथ में स्ट्रॉन्ग होल्डिंग्स है। और ये सारी चीज़ें FIS के हाथ में है, क्योंकि FIS का स्टेक सितंबर 2021 की बात करते हैं तो 6.51 से बढ़ करके 6.89% हो गया है। तो दैट इज़ अ गुड थिंग। उसके बाद DIS ने थोड़ा 0.02% का स्टेक थोड़ा सा घटाया है, तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ यहाँ पे नहीं, ये कंसर्निंग है। उसके बाद पब्लिक अगर शेयर होल्डिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे पब्लिक के जो एक्चुअल शेयर होल्डिंग्स है यहाँ पे 15.97% का आपको दिख रहा है, 16% का, बट ये टोटल नहीं है। यहाँ पे अनिल हरिराम या हरानी जो भी हैं, तो इनका जो भी स्टेक है इनके पास है, तो ऑल जो रिटेल पब्लिक है उनके पास बच करके आता है 12% की शेयर होल्डिंग, तो वहाँ पे भी ये चीज़ ठीक निकल करके आती है। उसके बाद मैंने आपके सामने ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर रखा है। इसमें मैंने ये 100 डे का यहाँ पे 100 सिंपल मूविंग एवरेज लगा रखा है, मतलब 100 कैंडल्स का ये मूविंग एवरेज है। बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। उससे पहले मैं आपके साथ एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं बोलता नहीं हूँ हर वीडियो में कि आप लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं क्वालिटी कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ तो आप ये चीज़ें खुद करेंगे, बट बहुत सारे लोग नहीं करते, बहुत सारे लोग करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि वो लोग मेरे एफर्ट्स को शायद कहीं ना कहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड हो रही है, देन डू हिट द लाइक बटन, क्योंकि इससे वीडियो की रीच बढ़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाता है, और इस वजह से बहुत सारे लोगों का फ़ायदा भी होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक बटन दबा दो, बिल्कुल फ्री है, इसमें कुछ नहीं जाता है। और अगर आपको रेगुलर ऐसे कंटेंट्स चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ जो भी शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हैं उनको आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। बाकी हमारे और चैनल के जो वीडियोस हैं उनको चेकआउट कर सकते हैं, क्या लर्निंग्स इसमें से मिल सकती है, क्या हमने जो एनालिसिस किया उस हिसाब से बहुत सारे स्टॉक्स ने रिटर्न नहीं दिया है, बहुत सारे ने दिया भी है। ऐसा तो यहाँ पे होता नहीं है कि जो भी मैं डालूँ ऊपर से आपको एकदम से 100% गारंटी के साथ रिटर्न मिल जाए, ऐसा होता तो सब कोई यहाँ पे पैसा ही बना रहा होता। यहाँ पे पैसा छापने की मशीन नहीं है, तो दैट इज़ अनदर थिंग। तो चलिए अब सब्जेक्ट पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे पॉलीकैब इंडिया का ये सिंपल मूविंग एवरेज है। मैं थोड़ा सा अगर ड्रॉ करने की बात करता हूँ तो ब्रश ले लेता हूँ। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो वाली लाइन है ये चल रही है, तो ये सिंपल मूविंग एवरेज है 100 कैंडल्स का। तो ये जो स्टॉक है ये बार बार इस लेवल पे आकर के, इस मूविंग एवरेज पे आकर के सपोर्ट ले रहा है बार बार।
यहाँ पे मैं आपको थोड़ा जूम इन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं बार बार आकर के सपोर्ट ले जा रहा है, फिर से आपने रिसेंटली यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और फिर से वापस ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। उसके बाद जो मैंने ड्रॉ किया है, तो आप इस एक स्ट्रैटेजी इससे डेवलप कर सकते हैं कि आप जो भी स्विंग ट्रेड अगर करना चाहते हैं, और अगर स्टॉक आप नेचर देख लें कि वो 100 पीरियड मूविंग एवरेज के सामने या 100 सिंपल मूविंग एवरेज के सामने कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है कि नहीं, तो जब भी उसको टच करे वापस आके वहाँ पे सपोर्ट ले, तो आप ऑफकोर्स अलॉन्ग विथ सम फंडामेंटल्स एंड ज़्यादा इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं होती, बहुत कॉमन सेंस की ज़रूरत होती है और पेशेंस की ज़रूरत होती है स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने के लिए। तो आप वहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं और एक सर्टेन टारगेट ज़रूर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये जो मैंने यहाँ पे ये जो लाइन है, ये जो ग्रीन वाली लाइन है, ये है नीचे वाली ट्रेंड लाइन, और ये मैंने ऊपर से एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया है। नीचे से ट्रेंड लाइन पे बार बार स्टॉक प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ पे तीसरी बारी सपोर्ट लिया, यहाँ पे मूविंग एवरेज भी था और ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन भी थी। तो इतनी जगह पे स्टॉक ने यहाँ पे आकर के सपोर्ट लिया है। ऊपर की तरफ जो ये जो लेवल मैंने ड्रॉ किया है, ये ऑफ कोर्स कितना है, ये ऑलमोस्ट मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ओके, तो मैं अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ, तो ये जो लेवल है ये आपका 2648 का लेवल है। तो यहाँ से बार बार स्टॉक प्राइस ऊपर जाकर के नीचे आ रहा था, क्योंकि इस लेवल पे इसको रेजिस्टेंस, एक सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था, दैट्स वाई स्टॉक प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा था। तो ये जो एक पैटर्न बना है ना, तो ये क्या दिखा रहा है, मार्केट में बुल्स की यानी बायर्स की स्ट्रेंथ को दिखा रहा है कि ऊपर की तरफ ये लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहा और नीचे से हायर हाइज की फॉर्मेशन हो रही है, जो सॉरी हायर लोज की फॉर्मेशन हो रही है। ये जितने भी लोज बन रहे हैं, जो स्विंग लो है, ये सब हायर हैं, पिछले वाले से ऊपर है, फिर पिछले वाले से और हाई है। तो ये मार्केट में बुल्स की स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आकर के ये कॉन्फ्लुएंस एरिया बन जाता है। उसके बाद जब ये ब्रेकआउट देता है इस लेवल के, मतलब 2648 के लेवल को, अगर जब भी ये ब्रेकआउट देता है, तो आप यहाँ पे एक अच्छा खासा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक प्राइस मूवमेंट। तो वो प्राइस मूवमेंट की अगर बात करूँ तो वो कहाँ तक हो सकता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स अपीयर होना शुरू हो गए। तो वॉल्यूम्स क्या दिखाता है, मार्केट में जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग्स हो रही है उनको दिखा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ रिसेंटली भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अच्छे खासे वॉल्यूम्स अपीयर हुए हैं। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग्स हो रही है। तो आपको इस मौके को मिस नहीं करना चाहिए। जब भी ये इस लेवल का एक ब्रेकआउट देता है 2648 के ऊपर, जब भी क्लोजिंग देता है, तो आप उसमें वहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। और अगर रिटर्न की बात करते हैं, तो रिटर्न कितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो रिटर्न की बात मैं अगर करूँ तो एक छोटा सा स्विंग रिटर्न मैं आपको दूंगा, ज़्यादा बड़ा रिटर्न इसमें मतलब टारगेट नहीं दूंगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इसकी जो डेप्थ है, यहाँ तक का मैं रिटर्न आपको, सॉरी यहाँ तक का टारगेट मैं आपको दूंगा। तो दैट इज़ यहाँ पे अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो आपको कितना का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो आप 15% का एक आसानी से एक रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद इन लाइक 1 to 1.5 months। ये फ्यू वीक्स कहूँगा मैं इसके लिए, क्योंकि आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, आप एक स्विंग को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको इतना तक का रिटर्न आपको देखने को आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो ये रहने वाला है इसका आपका टारगेट, दैट इज़ 3084 का टारगेट। अगर आप 2650 पे आप अगर एंट्री बनाते हैं, तो 3084 का टारगेट, दैट इज़ ये निकल करके आता है 15.47%। तो दैट इज़ इट। एंड ऐसे ही हम लोग एनालाइज करते हैं, बेसिक चीज़ों को देखना है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं जाना है। ऑफकोर्स अगर कुछ फंडामेंटल कंपनी में चेंजेस आती हैं, कुछ न्यूज़ आता है, तो उस वजह से स्टॉक प्राइस पे प्रेशर बनता है और पब्लिक सेंटिमेंट्स। ऑफकोर्स व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस, नथिंग बट अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, मास साइकोलॉजी। जो ट्रेड हो रहा है उसके साइकोलॉजी को ही दिखा रहा है, और उसी साइकोलॉजी पे हम फेल कर जाते हैं, उस फ्रंट पे हम लोग फेल कर जाते हैं। दैट्स वाई हम लोग पैसा नहीं बना पाते हैं स्टॉक मार्केट में। बट इस चीज़ों को आप अगर ओवरकम करेंगे जितनी जल्दी, आप भी एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ, एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी के साथ, एक हेल्दी रिस्क रिवॉर्ड के साथ, एक अच्छे खासे मनी मैनेजमेंट के साथ आप भी पैसा बनाना शुरू कर देंगे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज देन डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू रिप्लाई योर क्वेरीज एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज आई गेट टाइम। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो इफ़ यू हैव if you get any kind of value, if you get any kind of value in your life, then please do hit the like button. So that is it for today guys। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी क्वालिटी वीडियो के साथ, एक अच्छी क्वालिटी लर्निंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।